students once again. So today's topic is enzyme catalysis. तो इससे पहले ऑलरेडी आपने देखा है कैटालिसिस में एंजाइम है ना, वो इनऑर्गेनिक कैटालिसिस था, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। अब हम ये स्पेशल टाइप ऑफ कैटालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। सो व्हाट आर दीज एंजाइम्स और कैसे ये कैटालाइज करते हैं और रिएक्शंस को, और कौन सी रिएक्शंस। जो आज का ये हमारा टॉपिक है ये बहुत ही लॉन्ग होने जा रहा है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हम करने जा रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस। इसमें पूरा हम देखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स। वी विल आल्सो स्टडी द वेरियस फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसमें हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसमें काइनेटिक्स भी हम देखेंगे, कुछ थ्योरीज भी इसमें हम डिस्कस करेंगे जिसमें लॉक एंड की थ्योरी और हाइपोथेसिस और मॉडल, एंड सिमिलरली हैंड एंड ग्लो मॉडल, या जिसको हम इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो होप दैट वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लेट्स सी एंजाइम किसको हम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमेंबर दैट एंजाइम जो है इट इज ए complex nitrogenous organic compound। एंजाइम जो होता है ये एक कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, इट कंटेन्स द नाइट्रोजन एज वन ऑफ द एटम इन इट, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं। So these are complex nitrogenous organic compounds produced by the living plants and animals। अब इनको और अच्छे से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन अगर हम बताएंगे एंजाइम की तो ये होती क्या है एक्चुअली, तो आप याद रखिएगा एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हुआ करते हैं। So we are having two types of proteins actually होते हैं, polymers of alpha amino acids, you already know amino acid, that means which contain the amino and the acidic group. We will discuss in detail in the biomolecule chapter। तो proteins दो तरह के होते हैं, one is the fibrous protein, जैसे हमारे hair nails के अंदर keratin protein होता है, that is a fibrous protein। दूसरा जो होता है that is the globular protein, right, globular shape। The globular proteins having very high molecular mass, having very high molecular mass, इनका molecular mass जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, having high molecular mass which ranges from 12,000 up to 40,000 AMU, right। तो इतना इनका मास होता है, they have very high molecular mass which ranges in this between these two values, that is the 12,000 up to 40,000 AMU। तो ये रहेंगे, ये हमारा एंजाइम होता है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं having very high molecular mass। अब ये एंजाइम्स होते कहाँ पे हैं, है ना। अभी हमने देखा they are produced by living plants and animals। और इनका काम क्या रहेगा, ये कौन सी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। they don't catalyze the normal reactions but they catalyze biological reactions। So they catalyze biological reactions which take place with the living organisms। जो भी living organisms है उनके अंदर biochemical reactions होती है ना। एक सेल के अंदर there are nearly 3000 enzymes। तो वो हमारे biological reactions को catalyze करते हैं। So whenever we take the food, that food is digested by various enzymes present in our body। We will discuss with the various examples। So यहाँ पे हम देखेंगे that they catalyze biological reactions। So that's why enzymes जो है they are known as biocatalysts because they catalyze the biological reaction। और इनको हम कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिस्ट्स, बायोकेमिकल कैटालिस्ट्स। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस।
राइट। सो एंजाइम्स जो है ये बायोकैटलिस्ट्स है, दे कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद एन ए लिविंग बॉडी। तो यहां पे आप याद रखिएगा दैट एंजाइम्स जो होते हैं ये नॉर्मल कैटलिस्ट से, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन 100 and 1000 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज करते हैं। सो दे आर मोर, वी कैन से, एक तो ये स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एंड दे आर हाईली एफिशिएंट। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 raised power 20 up to 10 raised power 30 times। ये हम देखेंगे। So let's give the example of various enzymes which are in our body or which catalyze the various biochemical reactions। So जैसे हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही हमारे पास जो है हम स्टार्च लेते हैं। In buccal cavity mouth we are having the enzyme salivary amylase। So we are having amylase. This enzyme catalyzes, breaks down the starch into the glucose। So starch is C6H10O5 whole N। इसकी जनरल फॉर्मूला होती है स्टार्च की। इसको ये सलाइवरी अमाइलेज जो है कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज आवर C6H12O6, राइट। तो कैटालाइज ये कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स, यहाँ पे भी n टाइम्स वाटर। So this amylase is an enzyme. It is a globular protein which catalyzes this reaction, that is the conversion of starch into glucose। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो भी ब्रेक डाउन होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है उनको कौन से एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, इन स्टोमक वी आर हैविंग पैप्सिन। This protein it is catalyzed by this pepsin into peptides। पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप कभी भी याद रख सकते हैं पेप्टाइड्स तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं, कंबाइन होते हैं विद पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है दैट इज जस्ट लाइक दिस, उसके अंदर C डबल बॉन्ड हो NH। This is our peptide bond। Peptide bond। Similarly, यही proteins जो है, these proteins they also get catalyzed into alpha amino acids। जो इनका फाइनल प्रोडक्ट होता है डाइजेशन पे, प्रोटीन्स they get finally decomposed or catalyzed or broken down into amino acid, है ना, alpha amino acid। So this is catalyzed by which enzyme? Trypsin। We are having trypsin as an enzyme। पेप्सिन स्टोमक के अंदर होता है, ट्रिप्सिन जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो कैटालाइज करता है प्रोटीन को into the alpha amino acid। Now let's see further examples of various enzymes। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे जो नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा रेट इंक्रीज करने की कैपेसिटी इन एंजाइम्स के पास होती है, जिनको हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स या बायो कैटालिस्ट्स कहते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं सक्रोज, वी आर हैविंग सक्रोज। सक्रोज को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज द सक्रेस। आप ये याद रखेंगे, एंजाइम को पहचानना होगा तो ये इनके लिए नोमेनक्लेचर होता है दैट द नेम ऑफ एंजाइम इट इज एंडेड विद दिस टर्म एस, ESE।
देखेंगे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के जो नाम है वो एंड होते हैं विद दिस ESE, सक्रीज, माल्टेज, है ना, एमाइलेज, इनवर्टेज, सक्रीज, या इसको हम कह सकते हैं इनवर्टेज। इनवर्टेज जो है, दिस एंजाइम कन्वर्ट्स दिस सक्रोज into a molecule of glucose and another molecule of fructose। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज का मिलेगा, another molecule you will get that of fructose। तो सक्रोज की जो फॉर्मूला है that is C12H22O11, glucose is your C6H12O6, fructose is also C6H12O6। तो यहाँ पे what is the difference? Both are having the same molecular formula, actually ये isomers हैं। glucose जो है it contains the aldehydic functional group, fructose जो है it contains the ketonic functional group, these are the carbohydrates, right? carbohydrates जिनको हम saccharides भी कहते हैं। so sucrose को सक्रीज एंजाइम या इनवर्टेज कैटालाइज करता है। सिमिलरली हमारे पास होता है maltose शुगर, माल्टोज की भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। ये एक डाइसैकराइड है, ये हम कार्बोहाइड्रेट यूनिट में पढ़ते हैं, उसमें भी हम डिटेल में ही देखेंगे। सो माल्टोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा, दैट इज द माल्टेज। तो माल्टेज में भी आप देख सकते हैं इट्स AS। माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स दिस माल्टोज शुगर इनटू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर इज आल्सो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन होता है माल्टोज शुगर, राइट। अनदर वी आर हैविंग लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। सो लैक्टोज जो आपका है, लैक्टोज शुगर, उसकी भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11, और यहाँ पे जो एंजाइम्स को कैटालाइज करता है दैट इज द लैक्टेज एंजाइम, और ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दैट इज C6H12O6, अनदर मॉलिक्यूल जो है दैट इज द गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी मोनोसैकेराइड्स है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C6H12O6। चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, आपका गैलेक्टोज हो, इन सभी की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज सेम C6H12O6। व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, हम पढ़ेंगे भी डिटेल में। दे आर नोन एज इपीमर्स, C4 इपीमर्स ये होते हैं, C4 इपीमर्स। इपीमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, पर ये डिफर करेंगे इन कन्फिगरेशन एट कार्बन नंबर 4, यहाँ पे है ना C4 इपीमर। सिमिलरली इट कैन बी C2 इपीमर। इपीमर्स और एनोमर्स में एक ही डिफरेंस होती है, दैट एनोमर्स जो होते हैं दे डिफर इन देयर कन्फिगरेशन, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट कार्बन नंबर 1, एनोमेरिक कार्बन। पर जो इपीमर्स होते हैं दे डिफर इन देयर कन्फिगरेशन एट कार्बन नंबर at any carbon other than the anomeric carbon, that means कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी अदर कार्बन पे अगर एटम्स या ग्रुप्स डिफर हो रहे हैं उनको हम इपीमर्स कहते हैं। तो ये C4 इपीमर्स है, बस ये टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे, दीज आर द C2 इपीमर्स। इनकी स्ट्रक्चर डिटेल में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर। तो ये हमने देखा। अब देखो माल्टोज जो है ना, हमने देखा सक्रोज it is catalyzed by saccharase, maltose by maltase, है ना, lactose by lactase। या देखो अगर आपको मिल्क कन्वर्ट करना होगा into the curd, so which enzyme we are here using, कौन सा एंजाइम यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, इस कन्वर्शन को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है एंजाइम दैट इज लैक्टिक बेसिली। लैक्टिक बेसिली एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है। So similarly, मिल्क को कन्वर्ट करना है into cheese. So which enzyme catalyzes this reaction? That is the renin enzyme. Renin is an enzyme which catalyzes which converts milk into the cheese. So बहुत सारे examples इसमें आ जाएंगे enzymes के। तो यहाँ पे हमने देख लिया that enzymes जो है हर एक
रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है, मतलब हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही उसको कैटालाइज करता है. तो दैट्स व्हाई एंजाइम्स जो है दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. जैसे अगर हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, so it is catalyzed by carbonic anhydrase into carbon dioxide and water. So carbonic anhydrase right. Similarly, अगर आपको स्टार्च को कन्वर्ट करना है into maltose, अगर आपने याद रखा होगा पहले मैंने बताया था स्टार्च को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, तो एमाइलेज एंजाइम वहां पे इसको कैटालाइज करता है. और अगर आपको स्टार्च से माल्टोज चाहिए, then we use another enzyme which catalyzes this reaction, that is known as diastase. So diastase enzyme catalyzes conversion of starch into maltose. Right? Similarly, अगर आपके पास DNA है, DNA, right, deoxyribonucleic acid, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम इसको कैटालाइज करता है, न्यूक्लियस एंजाइम into nucleotides, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डीएनए एंड आरएनए, है ना, इन द कार्बोहाइड्रेट यूनिट. सब ये आप याद रखेंगे एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स, और ये कैसे कैटालाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस. सो राइट, तो ये था एंजाइम होता क्या है और इसके एग्जाम्पल. अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे द वेरियस फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. Features of enzyme catalysis या characteristics of enzyme catalysis. So let's see इसके क्या फीचर्स होते हैं. नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द स्पेसिफिसिटी. मैंने अभी बताया दैट एंजाइम्स जो होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटालाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन and it will fail to catalyze another reaction, है ना. कोई और रिएक्शन होगी उसमें ये फेल होता है. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा अगर हमारे पास एंजाइम है इनवर्टेस या जिसको हम कहते हैं सक्रेज, तो ये एंजाइम किसको कैटालाइज करता है, सक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. बट दिस इनवर्टेस फेल्स टू कैटालाइज माल्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. दैट मीन्स इनवर्टेस एंजाइम जो है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर रहा है, दूसरे रिएक्शन में ये फेल होता है, इट डज नॉट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अनदर रिएक्शन. सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी. या जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास यूरिया है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लीफ, है ना. तो इसको अगर क्या करना है, कैटालाइज करना है, तो इसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, यूरेस. Urease enzyme catalyzes urea into what? Into ammonia and carbon dioxide. बैलेंस करने के लिए ट्राई सब देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन इसने इजीली कैटालाइज की. पर अगर मैं इस यूरिया का डेरिवेटिव लेता हूँ दैट इज द मिथाइल यूरिया CH3 NH C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे भी सेम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वी आर यूजिंग यूरेस एंजाइम. क्या ये एंजाइम इसको कैटालाइज करता है, तो आप लिखेंगे नो. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये कैटालाइज नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन नहीं होगा इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाई? बिकॉज यूरेस जो है वो सिर्फ यूरिया को ही कैटालाइज करता है. एंजाइम्स जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं. ये आगे मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा कि ये सबस्ट्रेट जो है आपका, ये सबस्ट्रेट जो आपका है, ये रिएक्टेंट, ये कैटालाइज होता है, यूरेस इसको कैटालाइज करता है. पर इस मिथाइल यूरिया को, है ना, ये डेरिवेटिव है यूरिया का, मिथाइल यूरिया,
तो इसको ये कैटालाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि एक्चुअली एंजाइम के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स, उनमें ये सबस्ट्रेट फिट होना चाहिए तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये फिट नहीं होता है एक्टिव साइट ऑफ यूरेस में, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट कैटालाइज्ड। सो एक बात जो हमने सीखी, वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक of the enzyme, that is its specificity. Enzymes are highly specific in nature. They catalyze a particular reaction but may fail to catalyze another reaction. Now let's see efficiency. Catalysts जो होते हैं, they are highly efficient in nature. They increase the rate of reaction up to 10 raised power 20 up to 10 raised power 30 times, है ना? बहुत ही efficient ये होते हैं catalysts. For example, आपने देखा होगा, देखो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O प्रोटीन्स के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड NH। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है इट गेट्स इजीली क्लीव्ड, या ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है जो इसको कैटालाइज करते हैं। ठीक है, जो भी बताया था, प्रोटीन्स दे गेट इजीली कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स बाय pepsin and then these proteins into amino acid by trypsin in intestine। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर इजीली कैटालाइज होते हैं ये रिएक्शंस, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। पर अगर यही पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में, पेप्टाइड्स में हमें ब्रेक करना होगा लेब के अंदर, तो इजीली ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है, वहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन चाहिए, तभी ये कैटालाइज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ दैट enzymes are highly efficient. Not only that, they are required in very small amount. यहाँ पे आप याद रखेंगे, required in very small amount, required in very small amount। enzymes का जब भी हम यूज करते हैं तो इनका बहुत सारा अमाउंट हमें नहीं चाहिए, बल्कि छोटा सा अमाउंट इन ग्राम्स, मिलीग्राम्स में अभी अगर एंजाइम होगा तब भी ये अपना काम करता है। They are required in very small amounts and can catalyze reaction very fast, very fast. Let's see कैसे। अभी आपने देखा, अगर हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसको कैटालाइज करना है into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वी आर यूजिंग विच एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इट हैज बीन फाउंड दैट अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, इस एंजाइम का, तो वो कैटालाइज करता है 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। सो दिस, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, and this enzyme, that is the carbonic anhydrase, can catalyze या can decompose, है ना, ये एक्चुअली इसको डिकम्पोज करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 36 मिलियन molecules of carbonic acid, right? This H2CO3, it's known as carbonic acid. It is the only mineral acid which is weak. ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो इससे ये पता चला that enzymes are required in very small amount and they can catalyze reaction, ठीक है ना, with very high speed। यहाँ पे rate of reaction बहुत ही fast होता है in presence of these enzymes। They are highly efficient, we can see। Let's see the another property of the enzymes। Another feature हम देखने जा रहे हैं, and that is the optimum temperature। So let's see another feature, that is the optimum temperature। इसमें आप याद रखेंगे एंजाइम जो है they work properly at a particular temperature, in a particular temperature range। इनके लिए एक optimum temperature होता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है, और अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तब भी एंजाइम एक्टिविटी कम होती है।
तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना, 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम करते हैं। तो ये हम केल्विन में भी लिख सकते हैं, 298 केल्विन अप टू 310 केल्विन, राइट। अब अगर टेम्परेचर इससे कम होगा तो एंजाइम एक्टिविटी भी कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी एंजाइम एक्टिविटी कम। ये हम ग्राफिकली भी फिर दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे हमें दिखाना होगा, ये यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। तो हमें कैसा करो देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीजेस। तो ये जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है, जब इसकी रेट बहुत ही ज़्यादा होती है, ये जो टेम्परेचर होगा इट विल बी डेफिनेटली 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बाद अगर हम फर्दर देखो, पहले टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम एक्टिविटी भी कम होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज एंड इट इज मैक्सिमम इन दिस रेंज 25 टू 37 डिग्री के बाद अगर फर्दर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे आगे, एंजाइम मैंने बताया these are the enzymes are the globular proteins. Proteins undergo denaturation when we increase the temperature. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोटीन्स अंडरगो डिनेचुरेशन, सो दैट्स व्हाई बाद में इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सो अनदर फैक्टर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स का अनदर फीचर जो है दैट इज द ऑप्टिमम पीएच। ये एक यहाँ पे भी ध्यान देना है, जब भी एंजाइम आप यूज करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में, तो आपको ध्यान देना है पीएच क्या होना चाहिए, किस पीएच रेंज में ये मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सकते हैं, रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम्स इट इज 5 to 7 इस ये पीएच रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप फिर ग्राफिकली ये दिखा सकते हैं कि अगर पीएच 5 से कम है तो एंजाइम एक्टिविटी भी कम होगी, और अगर 7 से भी पीएच हम इंक्रीज करेंगे तब भी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। सो सेम ग्राफ इसके लिए भी आ जाएगा। अगर हम ग्राफिकली इसको भी शो करेंगे, यहाँ से ऑन दिस वाई एक्सिस अगर हम दिखाएंगे एंजाइम एक्टिविटी, और यहाँ से हम दिखा रहे हैं पीएच, तो ग्राफ ऐसा ही कुछ मिलेगा। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होगी ये कौन सा पीएच होगा, इट विल बी पीएच 7। पीएच 7 के बाद एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। सो हमें ये सीखने को मिला, एंजाइम जो है they have more activity, they have more reactivity, they increase the rate of reaction within a particular temperature range and within a particular pH range। और वो जो है वो मैंने बता दिया, temperature should be between 25 to 37 डिग्री सेल्सियस, और आपका ये यहाँ पे pH जो होना चाहिए it should be between 5 to 7। Let's see another feature, that is the enzyme activators. Enzyme activators. There are some non-protein part associated with the enzymes, ठीक है। किसी वक्त एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, so that rate of reaction will be fast। उनको हम कहते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम जो होता है इट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट एसोसिएटेड विद द एंजाइम। एंजाइम अभी मैंने बताया ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, पर इसी एंजाइम के साथ समटाइम्स देयर आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स जिनको आप कोएंजाइम्स कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, विटामिन जो है अगर ये एंजाइम के साथ होंगे तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो फिर इंक्रीज हो जाती है, रेट
एनहांसिंग टेंडेंसी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ये यहाँ पे फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट को और इंक्रीज करेंगे अगर ये को एंजाइम्स बी एंजाइम्स के साथ होंगे। सो विटामिन जो है दे एक्ट एज को एंजाइम, या किसी वक्त हमारे पास कुछ मेटल आयन्स होते हैं जैसे एनी पॉजिटिव है, मैग्नीशियम आयन है, दे आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी एक्ट करते हैं एज एक्टिवेटर्स, तो इनको हम कहते हैं को फैक्टर्स, ठीक है, को एंजाइम्स को फैक्टर्स, या इनको बताएंगे एंजाइम एक्टिवेटर्स, ये भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो ये देखा गया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एमाइलेज एंजाइम है, मैंने बताया था एमाइलेज का काम जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना इनटू द ग्लूकोज। तो एमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ एनी पॉजिटिव आयन, इट हैज बीन फाउंड इन प्रेजेंस ऑफ दिस आयन रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स फर्दर इंक्रीज्ड। यहाँ पे एंजाइम जो हमारा है एमाइलेज, ये एक्टिवेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, सो इट एक्ट्स एज एन एंजाइम एक्टिवेटर। सिमिलरली यहाँ पे आप याद रख सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, है ना, जहाँ पे एक्टिवेटर्स होंगे वहाँ पे इनहिबिटर भी होते हैं, इनहिबिटर्स। सो एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे हमने पढ़ा था पॉइजन, है ना, कैटालिटिक पॉइजन, तो एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, और जस्ट ऑपोजिट, दे विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो जैसे which will act as enzyme inhibitors, जैसे heavy metal ions, for example अगर हमारे पास होगा मर्करी का आयन Hg पॉजिटिव, या हमारे पास होगा सिल्वर का आयन, तो इनमें देखा गया कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है। और हैवी मेटल आयन्स और मेडिसिन्स जो है they also act as enzyme inhibitors, they also inhibit the activity of enzyme। आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं, when we take the medicine, तब हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो है वो उतनी ज़्यादा फास्ट कैटालाइज नहीं होती है जितने पहले नॉर्मल स्टेट में हुआ करता था। सो मेडिसिन जो है इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट दे इनहिबिट द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो ये हमने देखा फीचर्स ऑफ एंजाइम्स। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स कैसे काम करते हैं और इनका काइनेटिक्स भी देखेंगे। So let's see mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action, और इसी में हम काइनेटिक्स भी देखेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये एंजाइम्स कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे पहले काइनेटिक्स देखते हैं, 3 स्टेप्स में हम इसको दिखाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में एंजाइम को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। सो एंजाइम रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होता है और ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो स्टेप है, दिस इज वेरी फास्ट। और हमने पढ़ा है काइनेटिक्स में दैट जो स्टेप फास्ट होता है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है और ये जो स्टेप होता है दिस इज द स्लो स्टेप। सो दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं दैट रेट डिपेंड्स ओनली ऑन वन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक ही है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है
एक ही है, सो यहाँ पे कोई और रिएक्टर नहीं है, सो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंजाइम कैटालिसिस जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट आप नोट डाउन करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट बिकम्स जीरो ऑर्डर when concentration of substrate increases on the catalyst surface. So ये important point रहेगा. This is slowest step, redetermining step. So enzyme catalysis जो है first order reaction है, क्योंकि यहाँ पे rate depends only on, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं rate जो है वो किस पे depend फिर करेगा, enzyme substrate की molar concentration पे only on this one of the reactant. So power यहाँ पे 1 है, so order of reaction will be first order reaction. पर यही first order reaction बनता ये zero order reaction बन जाती है कब, when concentration of substrate increases on the surface of the catalyst. अब step third में आप क्या याद रखेंगे, ये जो enzyme product complex है EP, जिससे मैंने दिखाया EP से, तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट मिलेगा और एंजाइम वापस मिलेगा, एंजाइम इज रीजनरेटेड। तो ये स्टेप जो होता है इट्स आल्सो फास्ट। तो डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है स्टेप सेकंड जो है रीडिटरमाइनिंग स्टेप है और इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बिकम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इट इंक्रीजेस ऑन द सरफेस ऑफ catalyst. So this is the kinetics of enzyme action. अब mechanism में यहाँ पे हमने ये सीख लिया है, ऐसा ऐसा होता है, enzyme reacts with the substrate and it form. अब ये हमने देखा that enzymes are highly specific in nature. वो explain करने के लिए दो theories दे दी गई, दो models हमारे पास available है। एक को हम कहते हैं lock and key model and second one is the induced fit hypothesis. So let's discuss those. So first one जो है that is the lock and key model. Lock and key theory है ना, ये जो theory है ये हमें क्या बताती है, according to this lock and key model, देखो हमारा जो enzyme होता है उसके अंदर actually कुछ sites होते हैं जिनको हम active sites कहते हैं। For example, let's say ये हमारा एक एंजाइम है, दिस इज अवर एंजाइम। अब इस एंजाइम के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। कुछ ऐसे साइट्स होते हैं, कुछ ऐसे जगह होती है एंजाइम के अंदर जहाँ पे एक्चुअली एक्टिव साइट्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे CHO है, जैसे OH है, राइट, जैसे SH है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इनमें होता है इन जगहों पे। और यही फंक्शनल ग्रुप्स फिर बॉन्ड बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो इन्हीं एक्टिव साइट्स में क्या होता है, आपका जो सबस्ट्रेट है, लेट मी शो, दिस इज माय सबस्ट्रेट। तो अब क्या होगा, जो है ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के सरफेस के ऊपर आ जाएगा, दिस सबस्ट्रेट विल गेट फिट इनटू दिस एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और वही फिर डिकम्पोज होता है इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलेगा और एंजाइम वापस मिलेगा, इसकी जो एक्टिव साइट है वो फिर से फ्री हो जाएगी। सो नाउ व्हाट दिस मॉडल सेज, अकॉर्डिंग दिस लॉक एंड की मॉडल, enzyme and substrate, it is just like lock and a key. You already know that for a particular lock there is a particular key, and a particular key can unlock a particular lock. If we are having a lock, for a particular lock we are having a particular key. तो वैसे ही एक एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर इजीली फिट हो सकता है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऐसे एंजाइम था, अब ये जो सबस्ट्रेट है ये इसके अंदर इजीली क्या हो सकता है, इजीली फिट हो सकता है, क्योंकि मैच हो रहा है ना। सबस्ट्रेट की शेप जो है ये ऐसे है कि एक्टिव साइट की जो शेप है उसके अंदर इजीली फिट हो जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के
अंदर एक पर्टिकुलर की फिट हो जाती है और वही फिर उसको अनलॉक भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सो दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज करते हैं। जैसे मैंने बताया था यूरेज कैटालाइजेज यूरिया बट नॉट मिथाइल यूरिया। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि मिथाइल यूरिया उसकी शेप ही ऐसे होगी कि वो फिट नहीं होता होगा into the active site of the enzyme. So this is one of the model, this is known as lock and key model or hypothesis. Another जो है that is called the induced fit hypothesis. So induced fit hypothesis या induced fit model, ठीक है। So induced fit model इसको बताएंगे। So ये मॉडल जो है फ्लेक्सिबल है, इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हैंड एंड ग्लो मॉडल, हैंड एंड ग्लो मॉडल। ये जो मॉडल है क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस जो एंजाइम की साइट है, एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो अपना शेप चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम कैन चेंज द शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट when substrate reaches on that, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एंजाइम हम ले रहे हैं तो इसकी एक्टिव साइट की शेप कुछ ऐसे है ना, ये आप देख रहे हैं। ओके, लेट मी शो इट। ये लेट्स से आपका एंजाइम था, ये आपका एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट की शेप ये है। पर अगर हमारे पास एक ऐसा सबस्ट्रेट है, लेट्स हैव this one is our substrate, तो क्या ये सबस्ट्रेट फिर इसके अंदर फिट हो सकता है? इसका आंसर जो रहेगा दैट्स नो, ये इसके अंदर फिट नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी शेप डिफरेंट है फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। व्हाट विल हैपन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस इंड्यूस्ड फिट मॉडल, व्हेन दिस सबस्ट्रेट इट कम्स क्लोज टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, व्हाट हैपेंस, इट चेंजेस इट्स शेप, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। सो लेट मी शो। So just like this, अब ये एंजाइम यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है ना। यहाँ पे एक्चुअली सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप को इंड्यूस किया, मॉडिफाई किया। तो ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहलाता है। इसको हम हैंड एंड ग्लो तभी कहते हैं। आपने देखा होगा ग्लो का एक शेप होता है पहले, उसके बाद जब हम फिंगर्स उसमें इंसर्ट करते हैं ग्लो में तो वो वैसे ही उसकी शेप मॉडिफाई हो जाती है। तो वैसे ही सबस्ट्रेट जब ये करीब आ जाएगा टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, सो व्हाट हैपेंस, एंजाइम चेंजेस द शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट इन सच अ मैनर सो दैट सबस्ट्रेट कैन गेट इजीली फिट इनटू दैट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर इजीली ये सबस्ट्रेट जो है फिट हो सकता है। तो फिर ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद आपको मिलेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फाइनली आपको मिलेगा प्रोडक्ट एंड यू विल गेट एंजाइम बैक विच विल बी हैविंग फ्री एक्टिव साइट्स और ये फर्दर कैटालिसिस में टेक पार्ट कर सकता है। ये हमारे पास था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हमने देखा काइनेटिक्स आल्सो है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड इट कैन आल्सो बिकम जीरो ऑर्डर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वो पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें ये दो मॉडल्स दिए गए थे, तो ये भी हमने सीख लिए कैसे एंजाइम्स काम करते हैं। तो एक है लॉक एंड की मॉडल, अनदर इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और इट इज आल्सो नोन एज हैंड एंड ग्लो मॉडल। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।